अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नेम है बेसिक डेफिनेशंस। आज का टॉपिक स्टडी करने से पहले हमने जो कल रिव्यू किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। कल हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस की स्टडी करवाई थी। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बताया था, उनमें कैसे स्टडी की जाती है उसके बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। आज का जो आपका लर्निंग टास्क है वो है पेज नंबर 4 और 5 को आपने लर्न करना है। जो राइटिंग टास्क है उसमें आपने जो इसमें से 5 एमसीक्यूज आप लोग बना सकते हो, आपने वो बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक डेफिनेशन में जो चीज़ स्टडी करेंगे वो है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो यूनिवर्स में पाई जाती है अगर वो मास रखती है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, एक मैटर है। अब जो मैटर है ये 2 थिंग्स पे डिपेंड कर रही है। एक तो जो भी चीज़ है उसका मास होगा, दूसरा उसकी स्पेस भी होगी। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में जो बोर्ड मार्कर है वो भी क्या चीज़ है, एक मैटर है, क्योंकि वो मैस भी रखती है और स्पेस को भी क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद आपके हाथ में जो बुक है वो भी क्या चीज़ है, एक मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस रखेगी और मैस रखेगी, ठीक है, स्पेस में ऑक्यूपाई करेगी। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्स में, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या है, मैटर हैं, क्योंकि वो मैस भी रखती हैं और स्पेस को भी क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। बट इसके अलावा जो एयर होती है वो मैटर नहीं होती। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो मैटर है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास मिक्सचर होता है, दूसरा हमारे पास सब्सटेंस होता है। ये तो थी मैटर की टाइप्स, बट आगे जो मैटर की टाइप्स हैं उनको भी नेक्स्ट हमने डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मिक्सचर की टाइप है वो है होमोजीनस मिक्सचर, नेक्स्ट जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ऐसे जो सब्सटेंस होती है उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं और सेकंड पे हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स हैं। आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है सब्सटेंस। मिक्सचर की टाइप है, ये किसकी टाइप है, मैटर की टाइप है। सब्सटेंस कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। जो भी प्योर फॉर्म होगी ना किसी भी मैटर की, अब मैंने आपको यहाँ पे मैटर का तो बता दिया कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, बट यहाँ भी आपको प्योर का नहीं पता। हम डेली लाइफ में, हम रूटीन लाइफ में प्योर का वर्ड यूज़ करते हैं, बट केमिस्ट्री में जो हम प्योर का वर्ड यूज़ करते हैं ना उसका, और जो आप प्रोटीन लाइफ में प्योर का वर्ड यूज़ करते हैं दोनों का मतलब डिफरेंट है। जो आप प्रोटीन लाइफ में प्योर का वर्ड यूज़ करते हो इसका मतलब आप जो भी चीज़ ले रहे हो ना वो प्योर है, वो खालिस है। बट जब हम केमिस्ट्री में प्योर का वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ किन एटम से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जब आपने सब्सटेंस की बात करनी है आपने कहना है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब जो भी आपके पास एटम है ना वो सेम टाइप ऑफ, जो भी आपके पास मैटर है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी है। अगर वो चीज़ सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होगी तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, प्योर है। यहाँ पे मेरे पास जो सब्सटेंस है उसकी 2 नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हैं। एक तो जो भी सब्सटेंस होगी वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगी, सेकंड पे उसकी जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स्ड होगी, क्या होगी, फिक्स्ड कंपोजिशन। और नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, स्पेसिफिक हो जाएंगी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, हमें पता होगा ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्योर का बताया कि वो चीज़ जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनी उसे हम कहते हैं प्योर। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके पास जो सैंपल है वो प्योर है, तो आपने कहना है कि कोई सैंपल प्योर तब होता है जब वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जब कोई भी सैंपल सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा तो इसका मतलब वो सैंपल क्या होगा, प्योर होगा, क्या होगा, प्योर होगा।
उसके बाद मैं कहती हूँ जो सब्सटेंस होती है उसकी रेशियो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसका मतलब है जब भी आपके पास कोई भी एटम है, कोई भी सैंपल है, मोर देन 2 एटम से मिलकर बना होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय फिक्स्ड रेशियो? फिक्स्ड रेशियो कहते किसे हैं अभी आपको ये नहीं पता, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। पहले हमने मैटर के बारे में भी स्टडी कर लिया है और प्रॉपर्टीज के बारे में, बट जो रेशियो है, जो फिक्स्ड कंपोजिशन है, इसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया। बेटा जो फिक्स्ड रेशियो होती है ना, इसमें क्या होता है, जब कोई भी आपके पास जो सैंपल होता है ना वो मोर देन 2 एटम से मिलके बना हो। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी एग्जाम्पल दी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। कौन सी एग्जाम्पल दी है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसका मतलब है जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें जो रेशियो है ना, कैल्शियम की रेशियो 1 है, जो कार्बन है उसकी रेशियो भी क्या है, 1 है, जो ऑक्सीजन है उसकी रेशियो भी क्या है, 3 है। अब कैल्शियम कार्बोनेट तब प्रोड्यूस होगा जब कैल्शियम की रेशियो 1 होगी, कार्बन की रेशियो भी 1 होगी और ऑक्सीजन की रेशियो 3 होगी। अगर यहाँ पे मैं कैल्शियम की रेशियो चेंज कर दूं, मैं कहूँ कैल्शियम यहाँ पे 2 होते हैं, तो जहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस होनी है ना, जो भी चीज़ होगी वो प्रोड्यूस होगी, उसकी रेशियो फिक्स्ड नहीं होगी, उसकी रेशियो फिक्स्ड नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दी है सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम होता है इसमें सोडियम की रेशियो भी 1 होती है और क्लोरीन की रेशियो भी क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये भी क्या चीज़ है, एक फिक्स्ड रेशियो है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वाटर है, H2O। इसका मतलब है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी रेशियो 2 है, जो ऑक्सीजन है उसकी रेशियो हमारे पास क्या है, 1 है। इसका मतलब जैसे ही हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों की रेशियो चेंज कर देंगे, आपके पास जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसकी रेशियो डिफरेंट होगी, उसकी रेशियो फिक्स्ड नहीं होगी। सपोज यहाँ पे मैंने H2O2, मैंने ऑक्सीजन की रेशियो को चेंज किया तो मेरे पास एक न्यू चीज़ प्रोड्यूस हुई जिसका मतलब है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन किया उसकी रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। आप उसकी रेशियो में थोड़ी सी भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्सटेंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब आपको पता है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं, किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं। अब फिजिकल स्टेट क्या है, आप किसी भी पर्सन को देखते हो, आप कहते हो इसकी अपीयरेंस कैसी है, इसकी हाइट कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसके हेयर कलर कैसा है, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बट जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी चीज़ की स्मेल, किसी चीज़ का टेस्ट, किसी चीज़ की डेंसिटी कितनी है, किसी चीज़ का कलर कैसा है, किस चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, किस चीज़ के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल स्टेट है। क्या है, फिजिकल स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दी है। हमारे पास सबसे पहले एक सॉलिड था, सपोज हम कहते हैं हमारे पास जो सॉलिड है ना, यहाँ पे वाटर है, क्या चीज़ है, वाटर है। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जहाँ पे मैंने जो चीज़ सॉलिड रखी है वो वाटर है, ठीक है, क्या चीज़ है, वाटर है। अब वाटर तब सॉलिड होता है जब वो आइस की फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स ली, उनको मैंने हीट किया। आपको पता है जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं वो फर्स्टली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। जब मैंने सॉलिड को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देन हम जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैंने सॉलिड को हीट करके लिक्विड में चेंज किया, दोनों में जो वाटर था, यहाँ पे देखिए आप लोग ज़रा, मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाली जगह पे, जब मैंने सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बट जो कंपोजिशन थी ना, मैंने कहा था यहाँ पे सॉलिड क्या है, वाटर है, लिक्विड भी क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे तो इसकी कंपोजिशन थी ना वो HO थी, सॉलिड में भी वही रही और लिक्विड में भी जाके उसकी कंपोजिशन क्या थी, HO थी। क्या थी कंपोजिशन, HO है। चेंज कहाँ पे हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। वो चीज पहले सॉलिड थी, अब वो चीज क्या बन गई है, लिक्विड बन गई है। फिजिकल स्टेट यहाँ पे क्या हो गई है, चेंज हो गई है। जो चीज पहले सॉलिड थी वो अब लिक्विड बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लिक्विड। जब मैंने लिक्विड को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास लिक्विड फॉर्म में चीज क्या थी, वाटर था, तब भी उसकी कंपोजिशन HO थी। गैस में कन्वर्ट हुआ तब भी इसकी कंपोजिशन HO ही रही, बट चेंज कहाँ पे आया, फिजिकल स्टेट में। पहले उसकी फिजिकल स्टेट जो थी वो लिक्विड थी, अब उसकी फिजिकल स्टेट क्या बन गई है, गैस बन गई है। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें किसी चीज की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जो चीज सॉलिड होती है वो लिक्विड बन जाती है, जो चीज लिक्विड होती है वो गैस बन जाती है। इसका मतलब ये है कि किसी चीज की फिजिकल स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बट उसकी जो कंपोजिशन थी वो क्या रही है, सेम रही है। वाटर, सॉलिड में भी वाटर ही था, लिक्विड में भी वाटर ही था, गैस में भी वाटर ही था। सॉलिड में भी उसकी कंपोजिशन HO थी, लिक्विड में भी उसकी कंपोजिशन HO थी, गैस में भी उसकी कंपोजिशन HO थी। चेंज सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट में आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अब मैंने आपको कंपोजिशन बता दिया कि कोई चीज किन एटम से मिलकर बनती है, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन। अब मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी कंपोजिशन हो जाएगी HO, क्योंकि वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ सब्सटेंस ही। सबसे पहले मेरे पास कोई भी सब्सटेंस, आप सपोज कर लें अपने माइंड में कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसमें आपने कोई भी केमिकल चेंज करवाई। ठीक है, एक साइड पे आपके हाथ में सब्सटेंस पकड़ी हुई है, आप इसमें कोई भी केमिकल चेंज करवाएं। केमिकल चेंज का मतलब होता है आप कोई भी रिएक्शन करें। जब आप केमिकल चेंज करवाओगे तो उसमें जो कंपोजिशन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेटा आपके एक हाथ में रिएक्टेंट पड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। सेंटर में जो स्पेस है वो एक एरो है जो रिएक्टेंट से मूव कर रही है प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब जिस हाथ में आपके रिएक्टेंट है वो आपके क्या है, सब्सटेंस है। जो एरो है वहां पे क्या हो गई, केमिकल चेंज हो गई। क्या हो गई, केमिकल चेंज हो गई। जो चीज आपने प्रोड्यूस की उसकी कंपोजिशन भी क्या थी, चेंज थी। एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल दी है वाटर के मॉलिक्यूल की। अगर मैं कहूँ यहाँ पे वाटर है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं। बेटा डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को उसी के पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे मैंने वाटर को डिकम्पोज किया, वाटर को जब तोड़ा तो यहाँ पे मेरे पास H2 प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, प्लस O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, जब मैंने वाटर की डिकम्पोजिशन की तो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। अब मैंने यहाँ पे प्रोमिनेंट किया है मार्कर के साथ, जो आपके पास वाटर है वो हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है एक। उसके बाद मैंने केमिकल चेंज करवाई तो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुई। अब मैंने ऊपर कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब मैंने उस चीज को प्रूव कर दिया है, मैं आपको प्रोमिनेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रूव किया, मैंने कहा कि पहले जो सब्सटेंस थी उसमें जो कंपोजिशन थी वो H2O था, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस है उसमें कंपोजिशन क्या है, चेंज है। इसमें H है और O है। बेटा यहाँ पे वाटर जो है इसकी प्रॉपर्टीज और है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज और है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या है, और है। ठीक है, यहाँ पे वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो गैस है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो भी क्या है, एक गैस है। बेटा इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। किस चीज का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड।
बेटा जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका मैंने रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। जो चीज़ प्रोड्यूस हुई वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सब्सटेंस। हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे अर्ली एजेस में, ठीक है, अर्ली एजेस में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो थे 9 एलिमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो 9th-10th सेंचुरी थी उसमें हमने 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। सबसे पहले हम 9 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे पास कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, ये हमारे पास जो थे वो 9 एलिमेंट्स थे अर्ली एजेस में। उसके बाद जो 9 एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से की। उसने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास सब्सटेंस होती हैं। क्या होती हैं, सब्सटेंस होती हैं। उसने कहा कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके could not be decomposed into simpler units, जिनको हम सिंपलर यूनिट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। बट 9th-10th सेंचुरी में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो 63 एलिमेंट्स थे। प्रेजेंट डे पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, बाकी जो हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब जो प्रेजेंट डे में हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास जो वो एलिमेंट्स की, वो कहता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट वन जो मॉडर्न डेफिनेशन है। सेकंड में उनके एटॉमिक नंबर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। थर्ड में कैनॉट डिकम्पोज्ड, विच कैनॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर यूनिट, जिनको हम सिंपलर यूनिट में डिकम्पोज्ड नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डिफाइन एंड क्लासीफाई एलिमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास मेटल्स होते हैं, दूसरे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं और थर्ड पे हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है मेटल्स के बारे में। जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। प्रोडिक्ट टेबल में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। सब लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, वहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 निकालें, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, Na जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सोडियम को, K जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोटाशियम को, जो Mg है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम को। बेटा जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती हैं? हमने आज तक यही पढ़ा है कि जिस चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से वो फ्रीली मूव करते हैं, जिनके ऊपर ना ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कोई रिएक्ट करती है, ना ही फोर्सेस ऑफ रिपल्शन का कोई इफेक्ट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो मेटल्स जो होती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमारे पास जो है अ पीस ऑफ मेटल है, मेटल का एक पीस है हमारे पास, क्या चीज़ है, मेटल का एक पीस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो एटम है वो सारे के सारे क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। एटम जो है वो क्या है, क्लोजली। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो मैंने पीस ऑफ मेटल ड्रा किया है उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, नो इंटरनल स्पेस। जब कोई चीज़ क्लोजली पैक्ड होगी तो उसके दरमियान स्पेस कैसे होगी? जब मैं
9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स को एक रो में खड़ा करूंगी। खड़ा करने के बाद मैं आप लोगों को पुश करूंगी ना, अगर मैंने आप लोगों के दरमियान बिल्कुल स्पेस ना होने के बराबर कर दी है तो आप अपनी जगह से मूव नहीं करोगे, आप जस्ट वाइब्रेट करोगे। क्या करोगे? वाइब्रेट करोगे। उस जगह पे खड़े होगे, आप वाइब्रेट करोगे, उस जगह से भाग नहीं सकते, उस जगह पे रहोगे। जब एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसमें इंटरनल स्पेस नहीं होती। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो भी एटम होता है उसका अपना न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब डायग्राम में जितने भी एटम्स हैं ना, उन सब का अपना अपना न्यूक्लियस होगा और अपना अपना चार्ज। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा होगा? नेगेटिव। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं 3 एटम्स। अब देखें 3 एटम्स में हर एटम जो है उसका अपना न्यूक्लियस है, हर एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अपने चार्ज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको समझाना क्या है। यहाँ पे जो भी फर्स्ट एटम है ना, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? फोर्स लगाता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। जो एरो रिप्रेजेंट कर रही है वो अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। जो 7 वाला एटम पड़ा हुआ है उसका न्यूक्लियस भी उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट और थर्ड पड़ा हुआ है उसका न्यूक्लियस भी उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। अब तीनों साइड से उसे पुश किया जा रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया है कि इसमें भी जो न्यूक्लियस थे वो तीनों के एक न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं बेटा। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, आपको पता है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी पाई जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है। दोनों के इफेक्ट्स क्या हो गए हैं? कैंसल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स। बेटा जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जो मेटल्स के अंदर पाई जाती है। ना ही इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस पाई जाती है। जब स्पेस पाई जाती है तो उनके दरमियान इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके दरमियान भी स्पेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एटम के अंदर खुद भी स्पेस क्या होती है? ज्यादा होती है। जब ये स्पेस ही इंक्रीज कर गए हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कैसे मूव करेंगे? उसके बाद मेटलॉइड्स जो होते हैं वो बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते भी हैं नहीं भी करते हैं। ठीक है, वो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। वो कभी कंडक्ट करते हैं और कभी नहीं करते, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद बेटा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों की एक्टिविटी है, आपने इसको सॉल्व करना है। नेम द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, पीछे मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो नेचर में फ्री और कंबाइंड दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। जो मेजॉरिटी हमारे पास एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। सोडियम हो गया आपके पास, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं? सॉलिड फॉर्म में। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनमें से एक मरकरी है, दूसरा ब्रोमीन है। थर्ड पे हमारे पास गैसेस आ गई। गैसेस में हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है और क्लोरीन पाई जाती है और हाइड्रोजन गैस, ये सारे के सारे गैस फॉर्म में पाई जाती हैं। सब्सटेंस की हमने स्टडी कर ली। उसके साथ हमारे पास है मिक्सचर। जो इम्प्योर फॉर्म है ना किसी भी मैटर की उसे हम कहते हैं मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनस होता है, दूसरा हेट्रोजीनस होता है। यहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेम द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट।
जब आप पेज नंबर 4 और 5 की स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नेम द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, उन एलिमेंट्स के नेम लिखें जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। आपने ये आंसर मुझे कमेंट करने हैं। अपना लेक्चर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो भी क्वेश्चन है आपने फिर मुझे बताना है। ओके, अल्लाह।